हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से चीज़ों को हम किस तरीके से याद करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं कि मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। मैं आपको कह रहा था कि मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो चीज़ें कम से कम जाननी जरूरी हैं। उन्हें अगर आप ढंग से जान जाते हैं तो फिर हम चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उसी सीक्वेंस में जो हम करने वाले हैं, जो आज करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान रखिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो यही बनता है, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो पहला भी यूटी होगा स्कूल में, जो भी जब भी आपका एग्जाम होगा फर्स्ट, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उसके अंदर 90% तो इसका चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत सिंसियर तरीके से करेंगे, बहुत सिंसियरिटी से करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चे, जितना भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, आज की क्लास को समझने के लिए वो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे आज। दूसरी बात ये कि कुछ छोटी बातें मैं आपको रिकॉल करा दूं जिसकी आज हमको जरूरत पड़ने वाली है। वो क्या है? आपको मैंने बताया था कि अगर dx अपॉन dt होता है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास dv अपॉन dt होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी आज। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, अब बात करते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, और वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी। मैं आपको रिकॉल करा दूं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थी आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी। वहां हमने उसको ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था, ग्राफ बना के किया था उसको। यहां हम उसको प्रूव करेंगे कैलकुलस मेथड से, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मेथड से। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो रूल्स याद होने चाहिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, फिर ये चीजें बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस नाम से है? जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम लिखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनका नाम यही क्यों है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही क्यों बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका ये नाम क्यों है, लेकिन आपको नाम याद रखना है। तो अब देखिए बच्चे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन को आप ड्राइव करने के लिए आप लिखिए dv अपॉन dt। स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। वेलोसिटी टाइम लिखा है तो dv, वेलोसिटी ऊपर टाइम नीचे, ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, और dv अपॉन dt को आप क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास किसका है? एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करना चाहते हैं, यानी कि हमारा टारगेट है कि हमें ये ड्राइव करना है। ठीक है, और वेलोसिटी अब ड्राइव करेंगे तो स्टार्ट कैसे करें? याद करने का तरीका क्या है? वेलोसिटी टाइम लिखा है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया dv अपॉन dt। ठीक है, और dv अपॉन dt को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा a dt इज इक्वल टू dv। देख सकते हैं a dt इज इक्वल टू dv। चलिए मैं साइड बदल देता हूं, तो dv इज इक्वल टू a dt आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें dv नहीं लाना, हमें v लाना है। तो dv से जब v लेके आना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with proper limits, और integrating both sides with proper limits we get क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब लिमिट क्या है हमारे पास? लिमिट कहां से कहां रखनी है? dv अगर पीछे लिखा है तो आप याद करिए, मैं आपको बता दूं कि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो अगर पीछे dx लिखा होता है तो x0 to x लिखते हैं, पीछे अगर dv लिखा होता है तो u2 भी लिखते हैं, अगर dt लिखा होता है तो 0 से t लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि लिमिट्स क्या क्या लेनी है। तो अभी हमारे पास क्या है? dv लिखा है तो मैं लिखूंगा u to v, dt लिखा है तो 0 से t।
ठीक है, मैं पहले एक बार आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसको रिवाइज कराऊंगा, कुछ रिकॉल कराऊंगा, तो चीजें आपको और पक्की हो जाएगी। अब डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ और तब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो जो यहां लिखा होता है वो इसका आंसर आता है। यानी कि डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास v, नीचे आएगा u, ऊपर आएगा v। इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट। dt का इंटीग्रेशन आएगा t, नीचे 0, ऊपर t, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? v की जगह एक बार v पुट करोगे तो v आ जाएगा। लिमिट कैसे पुट करते हैं? एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे u इज इक्वल टू a। t की जगह एक बार t पुट करोगे, माइनस, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर t की जगह लोअर लिमिट 0। तो क्या आया? v माइनस u इज इक्वल टू at, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, एक बार रिकॉल करा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें वो बता दूं कि जो प्रीवियस नॉलेज हमारी होनी चाहिए। वैसे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो रूल हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। उसके अलावा आपको क्या याद होना चाहिए कि जब इंटीग्रेशन के लिमिट लिखते हैं तो पीछे अगर dt लिखा हो तो 0 से t लिमिट लगाते हैं, अगर dx लिखा हो तो x नॉट से x लगाते हैं, और dv लिखा हो तो u2 v लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा यहां पे पहुंचो। वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है उसको हम लिखते हैं dv अपॉन dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a dt इज इक्वल टू dv। तो dv इज इक्वल टू a dt आ जाता है। फिर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट, अगर dv से आपको v बनाना हो, हमें तो v चाहिए, यहां लिखा है dv, तो dv से अगर v बनाना हो तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन कर दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट भी लगानी। तो इंटीग्रेशन लगाया तो dv के लिए इंटीग्रेशन का साइन आया इज इक्वल टू a कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट चीज थी वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों में बाहर आ जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट 0 से t, तो यहां u से v हो गया लिमिट, यहां 0 से t हो गया। तो फिर dv का इंटीग्रेशन आता है v, तो लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। फिर a dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लोअर लिमिट 0 नीचे लिख दिया, अपर लिमिट t नीचे ऊपर। फिर एक बार आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो v की जगह v आ गया, फिर माइनस साइन लगाने के बाद v की जगह u लिखते हैं तो v माइनस u आ जाता है। फिर राइट साइड में a तो बाहर था, t की जगह एक बार t पुट किया, ये आ गया, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0। तो v माइनस u इक्वल टू a इंटू t, t माइनस 0 t हो गया, तो v इक्वल टू u प्लस at। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसलिए वो बाहर आ गया। एक ये बात ऐसी थी जिसके बारे में थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। कैसे पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कोई नंबर लिखा होता, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 100 लिखा होता, 200 लिखा होता, तो मैं उसको बाहर ले जाता, क्योंकि नंबर तो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हुआ? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इनका एक्चुअल नाम क्या होता है। इनका एक्चुअल नाम होता है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, या जिन इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं उनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिक्स वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो क्या होता है? बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा ना, चाहे वो बॉल यहां हो, चाहे नीचे हो, चाहे और नीचे हो, बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? फ्री फॉल में आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए, कहीं भी वो हो, उस पे एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, जी, ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहां पर भी g 9.8 है, यहां पर भी g 9.8 है, यहां पर भी g 9.8 है, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो क्या होती है? वो बाहर आ जाती है। इसलिए मैंने बोला कि ये इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये में a कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। अब पता है 5 चीजें होती है जिनसे मिलकर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है। 5 चीजें कौन कौन सी? देखो, एक होता है u, एक होता है v, एक होता है a, एक होता है s, एक होता है t। ये 5 चीजें हैं, इनसे ही मिलके सारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। अब इसमें जो u था और जो a था, ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, u और a। इनकी वैल्यू बदलती नहीं है किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब ऐसा क्यों नहीं बदलती? एक बॉल को बेटा अगर मैं यहां से छोड़ूं
अभी रखा है मैंने, पकड़ के रखा है मान लो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी है, 0। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो 1 सेकंड बाद इसकी कोई और वेलोसिटी बन जाएगी, हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, वो हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी v। 2 सेकंड बाद बात करूंगा तो हो सकता है इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो वो भी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। 5 सेकंड बाद हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, वो भी v होगा। यानी कि इन सारे केस में v तो बदलता रहता है लेकिन u फिक्स रहता है, 0 ऑलवेज, इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम और एक्सेलरेशन भी सेम था। ये दो चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जो कांस्टेंट चीज होगी वो हमेशा बाहर निकाली जा सकती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ओके, अब मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका नाम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों था। देखिए, जो चीज कांस्टेंट हो ना, जैसे ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये और ये, जो चीज कांस्टेंट है उसको आप छोड़ दीजिए। v = u + at में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, एक तो u कांस्टेंट है, छोड़ दो, एक a कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट होती, क्या बचा, v और t बचा। v का मतलब वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन का मोशन का नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की डिपेंडेंस सिर्फ टाइम के ऊपर है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदलती रहेगी, ना तो u बदलता है ना एक्सेलरेशन बदलता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या होगा बताओ, दो चीजें कांस्टेंट है u और a, तो मैं u को और a को छोड़ देता हूं, तो बताओ क्या बचा, आपके पास बचा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नॉर्मली बोल देते हैं आप इसको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम बचा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। अब थर्ड की बात करूं, थर्ड में मैं u को छोड़ देता हूं और a को छोड़ देता हूं, तो क्या बचता है, वेलोसिटी बचता है और डिस्प्लेसमेंट बचता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इस तरीके से याद रखा जाता है कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्चुअल नाम क्या होता है। क्लास 9th में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, लेकिन ये इनके एक्चुअल नाम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं। आपकी क्लास 11th में जब इसका डेरिवेशन आता है तो इन्हीं नाम से आता है, ये नहीं बोलते हैं कि डेराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ऐसा नहीं आता। आपसे ये पूछते हैं डेराइव डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब जरा देखते हैं, ये तो होती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब बात करते हैं सेकंड, ये बड़ा इजी है, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल याद है ना जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसान, ये उससे भी आसान है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। बस आपको करना क्या है, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि लास्ट क्लास का आपको याद नहीं है जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, तो इस ये जो आज क्लास मेरी खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप पहले वो वीडियो देखेगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स की, उसके बाद फिर दोबारा इस वीडियो को देखा, आपको 100% समझ में आ जाएगी चीजें। तो अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो इस वजह से हो सकता है कि आपको लास्ट क्लास का लर्न नहीं है, उसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए तो देखिए फिर फटाफट चीज होंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत मजा आता है इसको करने में। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन आपको निकालना है और मैं आपको बता दूं कि टारगेट क्या है, टारगेट है s = ut + ½ at², इसको प्रूव करना है, इसको डिराइव करना है, किससे, कैलकुलस मेथड से। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिराइव डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड, और कैलकुलस मेथड का मतलब क्या होता है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा है तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहले तो ये लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंशियल फॉर्म में ही लिखना है आपको क्योंकि हम कैलकुलस मेथड से इसको कर रहे हैं, तो dx/dt लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो इसका टू में वेलोसिटी लिख लीजिए। तो यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा था तो मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया, ठीक है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी तो यहां पे वेलोसिटी लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx = v dt आ जाएगा। अब मुझे dx से निकालना है x, s = ut + ½ at² को x = ut + ½ at² भी लिखा जा सकता है।
तो अगर dx से आपको x बनाना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बहुत आराम से समझा रहा हूं, देखते रहिए। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, विद प्रॉपर लिमिट्स, ये लिखना जरूरी है। विद प्रॉपर लिमिट्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू v dt। ये था मेरे पास, यहां मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन में लिमिट किसके पुट करते हैं। पीछे अगर dx लिखा हो तो लिखते हैं x नॉट से x, पीछे अगर dt लिखा हो तो टाइम लिखते हैं 0 से t, ये लिमिट लेते हैं। और पीछे अगर dv लिखा होता तो u से v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। dx का इंटीग्रेशन आता है x लिमिट x नॉट से x इज इक्वल टू v की जगह, अभी थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूं, v की जगह लिखते हैं हम u प्लस at, ऐसे लिख लो इसको। v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से आ गया। या था क्या 0 से t, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। हालांकि इस स्टेप को मैं नहीं लिखूं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट इसको बाद में लिख लेंगे, सारा इंटीग्रेशन एक साथ लिख लेंगे। इसको मैं ऐसे ही चलने दे रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ, फिलहाल अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, किसी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर, इसको कैसे सॉल्व करें, अंदर पहले ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt। u की dt से मल्टीप्लाई होगी और at की dt से मल्टीप्लाई होगी, at dt। एक बात ध्यान रखनी है, गलती से भी ऐसा नहीं करना कि t की t से मल्टीप्लाई करके t स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। dt पूरा एक टर्म है, d और t अलग अलग नहीं है, दोनों एक है पूरा। तो आप t की t से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सीधे सीधे ऐसे लिखना है। ठीक है, और अब लिमिट क्या चल रही थी, 0 से t चल रही थी, 0 से t चल रही थी। देखो लिमिट 0 से t थी यहाँ पे। तो अब क्या होगा, x नॉट टू x dx इज इक्वल टू u dt। u मैंने बोला था कि दो चीजें कांस्टेंट होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, एक इनिशियल वेलोसिटी u और एक एक्सेलरेशन a। तो इन दोनों को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे u था तो u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट 0 से t, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t t dt। ये आपके पास आ गया, इसमें से एक्सेलरेशन बाहर आ गया, इसमें से u बाहर आ गया। अब बड़ा इजी है, देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट x नॉट से x, u dt लिखा है, आगे कुछ नहीं है तो t आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से t, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन के सबसे पहले रूल में बताया था, रूल नंबर 1 में। लिमिट आ गई 0 से t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a t dt। अब t dt का मतलब क्या होता है, x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन हम dx से करते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला आता था, x की पावर n dx अगर करते हो तो आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो जो भी पावर होती है यहाँ पे उसमें से एक ऐड हो जाती है और सेम पावर नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे कितनी पावर लिखी है t की पावर में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 लिखा है, और अगर ये 1 लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 का मतलब 2, तो t की पावर 2 अपॉन 2 लिमिट 0 से t। तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले से आ गया, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास आया। अब चलिए देखते हैं, अब बेटा जरा वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह एक बार x पुट करोगे, अपर लिमिट तो x आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो x नॉट आएगा, x माइनस x नॉट, देन u। t की जगह एक बार t पुट कर दो, स्मॉल t आ गया, फिर माइनस t की जगह 0 पुट करो तो 0 आ गया, प्लस हाफ को बाहर ले लेते हैं a। एक बार t की जगह t पुट करोगे तो t स्क्वायर आएगा, और एक बार t की जगह 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर आएगा। बस अब इसको सॉल्व करके लिखना है और नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो x माइनस x नॉट, देखो x नॉट का मतलब होता है इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन टाइम इज 0, और x का मतलब होता है फाइनली जब जितना चल चुका हुआ इंसान। तो मान लो कोई चीज 2 मीटर से स्टार्ट होती है चलना और 5 मीटर पे जाके खत्म हो जाता है। मान लो मैं दौड़ना शुरू करता हूं,
लेकिन मैं 0 से स्टार्ट नहीं करता। मान लो मैं 2 मीटर से स्टार्ट करता हूं दौड़ना, 2 मीटर से स्टार्ट करके मैं 5 मीटर पर रुक जाता हूं, तो मैं कितना डिस्टेंस चला? 5 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 3 मीटर। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है s, तो वो होगा x में से x0 को माइनस करके, 5 में से 2 को माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि 3 मीटर चले। तो x माइनस x0 को s से डिनोट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, x माइनस x0 जो लिखा था इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे x माइनस x0 की जगह आप s लिख सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ x माइनस x0 इट इज s इक्वल्स टू ut, t माइनस 0 हो गया t, तो आ गया ut प्लस हाफ a, आपने तो लिखा था t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज t स्क्वायर ओनली, खत्म, ओवर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन। बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो। अगर आपको लास्ट क्लास के फॉर्मूले याद है ना सिर्फ, तो बेटा यूं बहुत इजी है, खत्म, बहुत आराम से हो जाते हैं डेरिवेशन, मजा आता है इसको करने। तो मैंने कहा था कि इन केस अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है लास्ट क्लास में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो आप भूल गए या आपने ढंग से उसको रिवाइज नहीं किया। एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे कहने पे एक बार आप उसको रिवाइज करिएगा और फिर जब आप इसको देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। श्योर, सबको होता है, ठीक है, ये मैं हर साल देखता हूं कि बच्चे इसको बहुत इजीली कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे करना। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे इनके ऊपर, लेकिन ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसमें फिजिक्स भी लगेगी। ऐसा नहीं कि वो सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से होगा, है तो ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लेकिन फिजिक्स के अंदाज में इसको पढ़ा जाएगा। यस, थर्ड हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या था, मैं रिकॉल करा दूं आपको, ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर ये पता लगाना हो कि इस इक्वेशन का नाम क्या है तो क्या करते हैं हम, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो u और a को छोड़ के जो बचता है इसका नाम वो होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बचता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। velocity displacement relation, velocity displacement relation। अब velocity displacement relation में जितने हम अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन करते आए, अगर उस सीक्वेंस में मैं चलूं तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के लिए मुझे ये लिखना चाहिए स्टार्टिंग में dv अपॉन dx, लेकिन dv अपॉन dx 1 अपॉन टाइम आता है, इसे मजा नहीं आएगा। मजा इसलिए नहीं आएगा कि हम चाहते हैं एक्सेलरेशन आ जाए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन जरूर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है हल्का सा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लिखा तो है लेकिन हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे नहीं करेंगे dv अपॉन dx से, ये सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान रखना है। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग ऐसे करो कि आपको एक्सेलरेशन मिल जाए। तो मैं इसको लिखता हूं dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन नहीं है, इसको मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा है, लेकिन इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अभी ध्यान से देखते रहो क्या कर रहा हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, dx से मल्टीप्लाई करो और dx से डिवाइड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देता हूं, डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कोई भी इंटरचेंज कर दो। अगर चलो मान लो अगर आप न्यूमरेटर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो आएगा dx अपॉन dt, dx इधर आ गया तो dx अपॉन dt आ गया, इनटू dv उधर चला गया तो आ गया dv अपॉन dx, और ये a था। अब जरा चेक करो ये क्या लिखा है, ये क्या बना, dv अपॉन dx, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आ गया ना, dv अपॉन dx वाला टर्म, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। तो इससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि सीधा dv अपॉन dx ना लिख के
सबसे पहले dv अपॉन dt लिखना है, उसको आप एक्सेलरेशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करना है कि dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करना है, फिर न्यूमरेटर आप इंटरचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर को इंटरचेंज करेंगे, dx इधर आ जाएगा, dv उधर चला जाएगा, तो dx अपॉन dt और dv अपॉन dx आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, dx अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है वेलोसिटी, तो यहाँ v लिख देंगे इसकी जगह, और यहाँ था मेरे पास dv अपॉन dx। अब क्या करना है, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मिलेगा a dx इज इक्वल टू v dv। मैंने कहा गलती से भी v की v से मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि dv अपना एक सिंगल टर्म होता है, d और v अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही टर्म है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो dx की मल्टीप्लाई बस इधर आ गई। अब क्या करना है, अब सिंपल काम है, अब जब इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, on integrating both sides with proper limits we get, on integrating both sides with proper limits we get क्या मिलेगा, देखो a कांस्टेंट था तो a बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट अभी लगाएंगे इज इक्वल टू v कांस्टेंट नहीं है, अगर v की जगह u लिखा होता तो वो कांस्टेंट होता, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ही v dv रहेगा, बाहर नहीं आएगा। अब लिमिट किसके बेस पर लगाते हैं, लिमिट हम ये देख के लगाते हैं कि d के साथ क्या लिखा है, यहाँ d के साथ x लिखा है, dx है, तो लिमिट आएगी x नॉट से x नॉट से लिमिट आ गई x, ठीक है। v dv पीछे dv लिखा है, तो लिमिट क्या आएगा, u टू v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां से यहां तक होती है। अब क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x v dv, बिल्कुल जैसे हमने t dt सॉल्व किया था, ये v लिखा है तो v की पावर 1 लिखा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर एक बढ़ जाती है और वही पावर अपॉन में आती है, तो यहाँ पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो कितना आएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि v की पावर 2 अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया, और लिमिट क्या रखेंगे, u टू v। अब बेटा वैल्यू पुट कर दो, a x की जगह पुट करोगे, x एक बार x की जगह अपर लिमिट तो x आ गया, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर x की जगह लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू हाफ को मैं बाहर ले देता हूं, v की जगह एक बार v पुट करोगे अपर लिमिट तो v स्क्वायर आएगा, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे v की जगह तो आएगा u स्क्वायर, तो v की जगह एक बार v पुट करना है, फिर एक बार v की जगह u पुट करना है। अब क्या आता है, 2 को इधर ले आओ तो आएगा 2a x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाए। इसके बाद मैं यहां से लिखता हूं, वहां से देख लेना, यहां से हम पहुंच गए इधर, ओके। a x माइनस x नॉट को मैं क्या लिख लूं, पहले एक काम कर लेते हैं, x माइनस x नॉट को लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट में बताया था कि x माइनस x नॉट का मतलब होता है s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो मैं लिख देता हूं यहां 2 into s इक्वल्स टू हाफ, क्या था फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और सिंपली यू राइट इट लाइक दिस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज द फाइनल रिलेशन। ये था आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में यहाँ एक ट्विस्ट है कि आपको dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करना है, और फिर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इंटरचेंज करना है, उससे फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब मैंने कहा कि इसका डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 मार्क्स की कोई डेरिवेशन आती है, अगर तीनों एक साथ आ जाए तो 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेराइव ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक सिंगल अगर आ जाए तीनों में से कोई भी तो 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चा लपक के करता है इसको, उसको इजी लगता है। इजी इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के सिर्फ रूल्स पढ़ लिए तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ अलग चीज है, वैसी चीज है जिसके बारे में शायद आपने अब तक ना सुना हो, वो है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉर्मली कभी कभी बोल लेते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोला जाता,
लेकिन क्योंकि ये भी उसी तरीके की इक्वेशन की फॉर्म में है, इसलिए फोर्थ इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन कभी कभी इसको बोलते हैं, जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो ये एक नई चीज है आपके लिए और बहुत आसान भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आराम से बनेंगे और आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। ये सब एक साथ ही पढ़ना होता है तब चीजें क्लियर हो जाती, और इसको मैं आपको कैलकुलस मेथड से नहीं बताऊंगा, सिंपल मेथड से बताऊंगा। कैलकुलस से भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन जरूरी नहीं हमेशा कैलकुलस मेथड से उसका है जो मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत है, 1 मार्कर क्वेश्चन काफी बनते हैं, उसका क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। चलो देखते हैं। हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। अब ये पता है nth सेकंड किसको बोलते हैं? nth सेकंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेकंड। जैसे मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स, बता दिया आपने। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड्स, ये भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड, 4th, तो ये मुश्किल है। अब देखो, ये बात पहले आपको समझा दूं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो फिर डेरिवेशन इजीली सीख पाएंगे। 0 सेकंड, या मैं टाइम लिखता हूं 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, ये टाइम है बेटा, टाइम इन सेकंड्स, टाइम सेकंड में जा रहा है इधर की ओर। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। मान लो कि यहां से लेकर यहां तक 4 सेकंड्स के अंदर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर जाता है, ठीक है, और 5 सेकंड्स के अंदर वो जाता है 25 मीटर। 4 सेकंड्स में जाता है 20 मीटर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार चल रही है मान लो, तो 4 सेकंड्स में वो जा रही है 20 मीटर और 5 सेकंड्स में जा रही है 25 मीटर। तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 5th सेकंड। 5th सेकंड में वो कितना चली है? ध्यान रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 5। 5 सेकंड के अंदर तो वो चलती है 25 मीटर, लेकिन 5th सेकंड में कितना चलती है? अब 5th सेकंड कहां से कहां तक होता है? 5th सेकंड होता है ये पार्ट, 4 से लेकर 5 के बीच का, यानी कि 5th सेकंड के अंदर क्या आता है? 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, ये जितने सेकंड्स आएंगे ना, ये सारे के सारे 5th सेकंड में आते हैं, यानी 4 के बाद से लेकर 5th तक, 5 तक जितना भी बीच में टाइम आता है आपके पास, वो 5th सेकंड कहलाता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड निकालना है, जिसको मैं लिखूंगा s5th, तो उसको कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसके हिसाब से कैसे हुआ? मैंने आपको बोला कि 4 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर चलता है, 5 सेकंड के अंदर 25 मीटर चलता है, तो 5th सेकंड में कितना चला? तो 5th सेकंड में चला वो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 मीटर। वो सिर्फ 5 मीटर चला है 5th सेकंड में, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ 5 मीटर चला। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कैसे निकाला आपने? s5th निकालना था, तो आपने s5 में से s4 को माइनस किया। s5 का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड्स, s4 का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स, और s5th का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 4 एंड 5 सेकंड्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको ढंग से देख लो, फॉर्मूले में क्या लिखा है। अगर यहां 5th लिखा है तो 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस किया गया। अगर मैं लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन 19th सेकंड, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर s5th के लिए s5 माइनस s4 बना है, तो s9th के लिए क्या बनेगा? s19th के लिए क्या बनेगा? वो बनेगा s19 माइनस s18। पता लग रहा है? जो यहां नंबर लिखा है वो यहां आएगा और यहां पे आएगा एक कम। ऐसी s9th अगर निकालना है तो s19 में से s18 माइनस करना पड़ेगा। ये इसका तरीका होता है। ठीक है,
अब ये अगर आपको पता लग गया तो फिर इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है किसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। nth, अब n कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ अगर मैं s nth का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या बनेगा इसके हिसाब से। जब s फिफ्थ में s5 माइनस s4 था, s 19th में s19 माइनस s18 था, तो s nth में कितना आएगा, s nth का फॉर्मूला आएगा sn माइनस sn माइनस 1, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड्स। ये फॉर्मूला ये बना, लेकिन इसको सॉल्व करके क्या आता है वो हमको देखना है। फिर मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कितने बढ़िया बनते हैं। ठीक है, तो देखें, चलो देखते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं हम इसको, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास मेन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी है, इससे हम अक्सर डिस्टेंस निकालते हैं, वो होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकंड्स, मान लो मैं t सेकंड्स में लिखता हूं, तो पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी, st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पे t का मतलब टाइम होता है। अभी लिखना नहीं है बेटा, समझना, ढंग से समझना। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इक्वेशन होती है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन t टाइम, t सेकंड्स, क्योंकि t हमने यहाँ पे टाइम रखा होता है, तो इसको हम st भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड्स। तो अगर मुझे t सेकंड की जगह n सेकंड लिखना हो, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, इस इक्वेशन में ये चेंज आएगा कि यहां मैं लिखूंगा sn, जहां जहां t लिखा है उसकी जगह n लिख दूंगा। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स, nth नहीं n, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स। अब n का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ अगर ये ऐसे आ गया, तो फिर अगर मैं लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, n-1 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा sn-1, n की जगह n-1 इज इक्वल टू u, n की जगह लिखोगे n-1 प्लस हाफ a, n की जगह लिखोगे n-1 और इसका जहां जहां n लिखा था उसकी जगह n-1 लिख देना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीका है कि थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेता हूं उसको पहले मैं, un माइनस u आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का हाफ a, इसको ओपन करो तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2n इंटू 1। तो शॉर्टकट में मैं इसको 2n लिख सकता हूं सीधा, 1 तो दिखेगा नहीं, और 1 स्क्वायर की जगह 1 लिख सकता हूं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2n इंटू 1। ठीक है बच्चे, ओके। अब आपको पता है कि मैंने, अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हेंस या देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अब nth सेकंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसको लिखते हैं हम snth इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, ये फॉर्मूला था। मेरे पास sn भी है, मेरे पास sn माइनस 1 भी है, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी और सॉल्व करना है, वो आपका आंसर आएगा। तो देखिए sn की वैल्यू मैं पुट करता हूं, ये लिखा है, या चलो यहां नीचे से लिखते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn माइनस 1। अब मैं माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलूंगा, ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस un, फिर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का u, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हाफ a, इसको भी ब्रैकेट में रहने देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सबके साइन बदल जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो बस, अब तो बहुत ही आसान है। देखिए un से तो बेटा un कैंसिल हो गया, साफ दिख रहा है, un में से un कैंसिल हो गया,
कुछ और कैंसिल होता है, चलो अगले स्टेप में देखते हैं क्या बचा आपके पास। एस nth इक्वल्स टू हाफ ए एन स्क्वायर, यहां से बचा है प्लस यू, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आता है माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस का हाफ की प्लस वन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का हाफ आ जाएगा, फिर माइनस के हाफ की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1/2 इंटू 2n, 1/2 a 1/2 a इंटू 2n, हाफ ए की मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा हाफ ए यहां भी था, हाफ ए यहां भी आएगा, तो हाफ ए एन स्क्वायर आ गया माइनस का, फिर माइनस का आ गया हाफ ए, फिर प्लस का आ गया माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू 2n। ओके, अब देखो बच्चे, अब क्या आता है, ये जो हाफ ए एन स्क्वायर दिख रहा है ना, इससे कैंसिल कर दो इसको, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब क्या आया मेरे पास, u प्लस, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, कितना है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a n आएगा माइनस का a/2, हाफ ए का मतलब a/2 होता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में अगर इसको लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u एलसीएम ले लो दोनों का 2, तो आएगा 2an माइनस का a/2, ये आएगा। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2an माइनस a/2, एंड फाइनली बस एक स्टेप और है आपका और ये ओवर। u प्लस कुछ कॉमन आता है, दोनों में से a कॉमन आता है, ठीक है, तो क्या बचता है 2n माइनस 1/2, तो मैं 2 को यहां लिख लेता हूं, a कॉमन आ गया बेटा, a/2 2n माइनस 1, दिस इज Sn, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। जो nth सेकंड है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला ये आ गया, u प्लस a/2 2n माइनस 1। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ध्यान रखना है इसको, सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के लिए ही निकालें। अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, तो वो क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन लग जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, तो ये लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक 1 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसके ऊपर, जिसका आंसर फटाफट निकल के आ जाता है अगर आप उसको इस फॉर्मूले से करते हैं तो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूं, उसको सुन लीजिए। आपसे क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो of distance traveled by an object, calculate the ratio of the distance traveled by an object in 1st, 3rd and 5th second of its free fall. 1st, 3rd and 5th second of its free fall, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलता है, और फ्री फॉल का मतलब होता है एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाता है, g हो जाता है। तो इसमें आपको 1st, 3rd और 5th सेकंड के अंदर इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उनका रेशियो निकालना है। तो अगर आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा के निकालते हैं तो ये टफ पड़ जाएगा। टफ क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो ये फटाफट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, क्योंकि मैंने कहा ना क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्कर है, और अगर क्वेश्चन 1 मार्कर है और आप 2 पेज का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों को सीखना जरूरी है। कौन कौन से मैंने टाइम बताए, 1st, 3rd एंड 5th सेकंड ये था। तो चलो देखते हैं, मैं लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो सॉल्यूशन था इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1st second, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1st सेकंड, वो क्या आएगा बेटा, उसको मैं लिखूंगा s फर्स्ट, ये ओके। वो कितना आएगा बेटा, सिंपल, आप s1 भी लिखना चाहे तो s1 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला था मेरे पास u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये बेसिक फॉर्मूला था। अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1st सेकंड निकालना है तो मैं क्या क्या रखूंगा, u की जगह मुझे 0 रखना है। ध्यान रखना, 2 चीजें फिक्स है यहाँ पे, एक तो u 0 है और a की वैल्यू g है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी के बराबर। तो अब देखो s फर्स्ट कितना आ जाएगा, ये तो चलो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है s nth का, तो अगर मैं s फर्स्ट लिखूंगा तो क्या आएगा, s फर्स्ट वो आएगा 0 प्लस
u की जगह 0 पुट कर दिया, a की जगह g अपॉन 2, 2 इंटू n की जगह 1 रखना है क्योंकि फर्स्ट है, जहां जहां n है वहां पे आपको 1 रख देना है, -1। क्या निकल के आ गया, s फर्स्ट इज इक्वल टू g बाय 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो g बाय 2 बचता है सिर्फ। इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। मैं लिखता हूं s थर्ड सेकंड के अंदर बताना है, s थर्ड निकालना है तो तरीका वही है, यही फॉर्मूला है। u की जगह रखोगे 0, a की जगह g रखना है अपॉन 2, 2n माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 1। इस बार आप n की जगह 3 रख देंगे तो क्या निकलेगा, 3 2 जा हो गया 6, 6 माइनस 1 5, 5g बाय 2 बचता है। फिर निकालते हैं हम s फिफ्थ, देखो एक ही लाइन में हो जाएगा। इसी इक्वेशन में 0, a की जगह आ गया g अपॉन 2, 2 इंटू n की जगह क्या पुट करोगे 5 माइनस 1, तो कितना सॉल्व करके आ गया, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9, 9g अपॉन 2, 9g अपॉन 2। अब रेशियो कितना आया, देयरफॉर s फर्स्ट रेशियो, मैं सीधा s1 लिख देता हूं, चलो इसको s1 रेशियो, s3 रेशियो, s5 लिख देता हूं इसको ऐसे। कितना आता है, s फर्स्ट था हमारे पास g बाय 2 रेशियो, s थर्ड था हमारे पास 5g बाय 2 और s फिफ्थ था हमारे पास 9g बाय 2। g बाय 2 सारे कैंसिल, क्या बचा 1 रेशियो 5 रेशियो 9, ये था। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क का आ सकता है, और आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार 2 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन, ये मैंने पूरा एक्सपेंड करके आपको बताया, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, वो तो मैंने आपको एक एक स्टेप बता के कर रखा है। मतलब अगर ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज कर लो s फर्स्ट, s थर्ड, s फिफ्थ, सीधा डिवाइड कर दो। पता लगा बच्चे? तो ये तभी हो सकता था जब आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन पता थी, वरना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, तो आपको पता लग गया स्पेरेटिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो कराऊंगा। मतलब वो मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स ही है, लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले किस तरीके से हैं वो बताऊंगा, और बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में उसको हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक सेगमेंट आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म होगा। और ध्यान रखें, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इस टाइम फिजिक्स की, उसका नाम है काइनेमेटिक्स, और इस टाइम उस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं फिजिक्स के, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3। मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपका सिलेबस चलेगा, आगे पीछे करके नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बहुत ध्यान रखें और रिवाइज करते हैं इन चीजों को।